हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमावत। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ राजस्थान जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक 18वीं सदी का राजस्थान। 18वीं सदी का राजस्थान दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्लास 8 का यह अध्याय फर्स्ट है दोस्तों, 18वीं सदी का राजस्थान। तो आज की सेशन में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 के नोट्स राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों से। तो दोस्तों, क्लास को पूरी देखें। ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने दोस्तों चैप्टर 1 से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान जीके से, उन सबको इसमें शामिल किया है। तो क्लास में बने रहें और पूरा अध्ययन करें। दोस्तों, आज के सेशन में लेकर आया हूँ 18वीं सदी का राजस्थान। इसमें हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हुडा सम्मेलन, उसमें शामिल प्रमुख शासक। इसके साथ ही देखेंगे दोस्तों अहदनामा, ये क्या था। इसके बाद हम पढ़ेंगे अंग्रेज और संधियाँ। अंग्रेजों ने किन किन राज्यों से कब कब संधि की, उन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखेंगे। साथ ही देखेंगे दोस्तों राजस्थान की राजनीति में मराठों का क्या योगदान था, मराठा राज्यों ने किन किन राज्यों से संधि की, तथा उत्तराधिकारी युद्ध। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष 1734 से 1750 ईस्वी तक। इसमें मराठाओं की क्या भूमिका रही, इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष, जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष तथा अंग्रेज और संधियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इन संधियों का परिणाम क्या रहा। इसके साथ ही देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, इनका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। 18वीं सदी का राजस्थान, चैप्टर 1, क्लास 8। दोस्तों, शुरू करते हैं। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसके द्वारा संगठित किया गया। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा संगठित किया गया। तो दोस्तों, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसके द्वारा संगठित किया गया, तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा। बात करें तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। उनका प्रमुख लक्ष्य क्या था दोस्तों, उत्तर भारत। तो उन्होंने इस अभियान में सर्वप्रथम दोस्तों मालवा पर आक्रमण किया। उसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया। तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश कब से माना जाता है दोस्तों, राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश की बात करें तो अब दोस्तों मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसके द्वारा किया गया, तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था, तो उत्तर भारत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। इसी विस्तार नीति का परिणाम था मालवा पर आक्रमण और गुजरात पर आक्रमण। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में मराठों का प्रवेश। तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश ये दोस्तों मेवाड़ प्रदेश के माध्यम से हुआ। तो ये कब हुआ दोस्तों, तो 1711 ईस्वी में मराठों का राजस्थान में प्रवेश कब हुआ, 1711 में। स्थान की बात करें तो मेवाड़ प्रदेश से। नेक्स्ट देखें तो 1720 में पेशवा कौन थे दोस्तों, बाजीराव। पेशवा कौन थे 1720 में, बाजीराव। तो बाजीराव का लक्ष्य क्या था दोस्तों, मराठा ध्वज अटक से कटक तक पहुँचे। मराठा ध्वज कहाँ से कहाँ तक पहुँचे, अटक से कटक तक। मराठा उत्तर भारत में अग्रसर होने लगे। पेशवा बाजीराव 1720 ईस्वी में शासक कौन थे, पेशवा बाजीराव। इनके समय मराठा कहाँ पर अग्रसर होने लगे दोस्तों, तो उत्तर भारत में। 1726 की बात करें तो मराठा का आक्रमण था दोस्तों, कोटा पर आक्रमण।
मराठों के द्वारा कोटा पर आक्रमण कब किया गया? 1726 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया 1726 ईस्वी में। तो हमने देखा मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी के द्वारा किया गया। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद बात करें तो मराठा शक्ति का प्रसार उत्तर भारत की ओर होने लगा। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम मराठों ने मालवा फिर गुजरात पर आक्रमण किया। राजस्थान में मराठों के प्रवेश की बात की हमने, तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश कब हुआ? 1711 में मेवाड़ प्रदेश से। 1720 में दोस्तों बात करें तो पेशवा कौन थे? मराठों के पेशवा बाजीराव। उनका लक्ष्य था अटक से कटक तक मराठा शक्ति का प्रसार हो। मराठा दोस्तों इस प्रकार उत्तर भारत की ओर अग्रसर होने लगे। तो 1726 की बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम उन्होंने कोटा पर आक्रमण किया, फिर बूंदी पर 1726 में। 1728 की बात करें तो मराठों का प्रमुख आक्रमण था दोस्तों डूंगरपुर पर। बांसवाड़े के शासकों ने भी मराठों को खिराज देना स्वीकार कर लिया। बात करें दोस्तों खिराज, तो खिराज क्या था? ये कृषि भूमि पर लगने वाला कर, ये क्या कहलाता था दोस्तों? खिराज। जबकि चौथ क्या था? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, ये क्या कहलाता था? चौथ। साथ ही हमने देखा दोस्तों अहदनामा, ये क्या था? एक समझौता पत्र जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बांसवाड़ा के शासकों ने भी मराठों को खिराज देना स्वीकार किया। खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर। 22 अप्रैल 1734, 22 अप्रैल 1734 की बात करें दोस्तों तो मराठों ने बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। इस प्रकार राजस्थान की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप हुआ या आगमन हुआ। नेक्स्ट आता है हुरडा सम्मेलन। दोस्तों राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकना इसका प्रमुख लक्ष्य था। मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना, इसके लिए हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ राजस्थान में। आयोजन स्थल की बात करें तो ये दोस्तों कब आयोजित हुआ? ये तो 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734 में। इसका उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना, मराठा शक्ति के प्रसार को राजस्थान से रोकना हुरडा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें सभी राजपूत राजा एकत्रित हुए। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? किनके द्वारा की गई? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। तो हुरडा सम्मेलन क्या था दोस्तों? मराठों की शक्ति के प्रसार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन यह कब आयोजित हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। अध्यक्ष की बात करें तो हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब देखेंगे दोस्तों हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित अन्य शासक कौन कौन थे, उनमें कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। अब देखते हैं हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित अन्य शासक कौन थे। तो आमेर से थे दोस्तों सवाई जय सिंह, आमेर के शासक। आमेर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है जोधपुर के शासक अभय सिंह, नागौर के शासक बख्त सिंह। अब बात करते हैं कोटा के शासक, वो थे दोस्तों महाराव दुर्जन साल। तो अन्य शासक कौन थे दोस्तों? सवाई जय सिंह आमेर के शासक थे, अभय सिंह जोधपुर से, जबकि बख्त सिंह इनका संबंध दोस्तों नागौर से था। महाराव दुर्जन साल ये कोटा के शासक थे। इन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा। अब हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। इसका प्रमुख उद्देश्य था मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734। इसमें सभी शासक सम्मिलित किए, राजस्थान के सभी राजपूत शासक। तो इनमें दोस्तों बात करें तो इस सम्मेलन में अहदनामा तैयार किया गया। अहदनामा क्या होता है? एक समझौता पत्र था। इसमें यह निश्चित किया गया कि सभी शासक एकजुट होकर रहेंगे तथा शत्रु का मुकाबला मिलकर करेंगे। एक का शत्रु
वह मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही इसमें निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होंगे, रामपुरा में फिर से एकत्रित होंगे सारे शासक, लेकिन बाद में शासकों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया और यह असफल रहा। तो हुडा सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना। इसमें सभी शासक सम्मिलित हुए और एक अहदनामा या समझौता पत्र तैयार किया गया। इसका लक्ष्य था कि सभी एकजुट रहेंगे, शत्रु का मुकाबला करेंगे। शत्रु से तात्पर्य था मराठा शक्ति का मुकाबला मिलकर करेंगे। इसमें एक का शत्रु मित्र दूसरे का शत्रु और मित्र होगा, यही लक्ष्य रखा गया। तथा दोस्तों सभी शासकों ने वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होने का फैसला लिया, लेकिन बाद में शासकों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया और ये समझौता दोस्तों लगभग असफल रहा। नेक्स्ट देखिए, राजपूतों में एकता का भाव था। इस वजह से दोस्तों हुडा सम्मेलन यह सफल नहीं हो पाया। बात करें तो सवाई जय सिंह जो कि आमेर के शासक थे, उनकी उदासीनता की नीति ने भी दोस्तों इस समझौते या इस सम्मेलन को असफल बना दिया। इससे मराठा शक्ति का दिन ब दिन दोस्तों बढ़ने लगी। नेक्स्ट देखें तो बाजीराव ने राजस्थान की दोस्तों राजनीति या नीति के आकलन के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा, जिससे कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति या राजस्थान की नीति का आकलन हो सके। तो बाजीराव की माता का नाम क्या था? राधाबाई। तो 1735 में राजस्थान की उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा। इसके जस्ट अगले वर्ष दोस्तों पेशवा बाजीराव वो भी राजस्थान के दौरे पर आए। बाजीराव ने राजस्थान की राजनीति के आकलन के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में कहाँ भेजा? राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर। और उसके अगले ही वर्ष दोस्तों स्वयं वे पेशवा बाजीराव खुद राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूल की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका 1734 से 1750 ईस्वी के मध्य। बात करें दोस्तों 18वीं शताब्दी की, तो राजपूत शासकों ने उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। राजपूत शासकों में दोस्तों उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें मराठा शक्ति का राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया उन्हें। तो राजस्थान में उत्तराधिकारी युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति का प्रवेश राजस्थान में हुआ। राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा की क्या भूमिका रही 1734 से 1750 ईस्वी में, वो देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। तो देखते हैं जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। बात करें उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, तो इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों चंद्र कौर बाई। इनका विवाह सवाई जयसिंह से किया गया 1708 में। तो इस विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि चंद्र कौर बाई से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? चंद्र कौर बाई से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा, इसका प्रमुख उद्देश्य था इस विवाह का। तो चंद्र कौर बाई कौन थी? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री। इनका विवाह किसके साथ हुआ? सवाई जयसिंह के साथ। और ये कब हुआ दोस्तों? 1708 में। इस विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि चंद्र कौर बाई से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई और फिर चंद्र कौर बाई से उनका एक पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम क्या था? माधव सिंह। जबकि जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। तो इन दोनों में संघर्ष होना वाजिब था। जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। जबकि चंद्र कौर बाई का पुत्र कौन था दोस्तों? माधव सिंह। तो दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। माधव सिंह ने मामा महाराणा जगत सिंह सेकंड या जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से ईश्वर सिंह को चुनौती दी। बात करें मराठों की, तो मराठों ने दोस्तों माधव सिंह का पक्ष लिया
और इन दोनों के मध्य युद्ध लड़े गए जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। मराठा सरदार जो कि मल्हारराव होलकर थे, उन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध ये किन किन के मध्य हुआ? तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। अंत में दोस्तों ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली और माधो सिंह मराठा सहयोग से जयपुर के शासक बने। इस प्रकार माधो सिंह ये मराठा सहयोग से जयपुर के शासक बने। यह था दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठों की भूमिका। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि उदयपुर के महाराणा ये कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। इनकी पुत्री का नाम था चंद्र कौर बाई। उनका विवाह सवाई जय सिंह से 1708 ईस्वी में हुआ। शर्त ये थी इस विवाह की कि चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1743 ईस्वी में सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें दोस्तों जय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वर सिंह, जबकि चंद्र कुंवर बाई का पुत्र कौन था? माधो सिंह। इन दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। उस समय मराठा सरदार कौन थे? मल्हारराव होलकर। इन्होंने माधो सिंह का सहयोग किया या साथ दिया, उनका पक्ष लिया। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध लड़ा गया ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वर सिंह इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली और माधो सिंह ये मराठा सहयोग से जयपुर के शासक बने। ये था दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठों का योगदान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की बात हुई, जोधपुर की राजनीति में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। जोधपुर में भी दोस्तों राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। पेशवा और सिंधिया और होलकर इन्होंने जोधपुर राजनीति में हस्तक्षेप किया। बाद में बात करें जयपुर की बात ही दोस्तों, जोधपुर की राजनीति में भी मराठों का हस्तक्षेप होने लगा। जोधपुर में भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसमें पेशवा, सिंधिया और होलकर इन्होंने हस्तक्षेप किया। राम सिंह को आधा राज्य तो मिल गया। इसमें दोस्तों राम सिंह को आधा राज्य मिल गया, लेकिन बात करें जोधपुर की तो जोधपुर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, व्यापार वगैरह नष्ट हो गए। कृषि की बात करें वो बर्बाद हो चुकी थी। मराठों की मांगे लगातार बढ़ने लगी। तो जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन शासकों के मध्य था? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। इसमें राम सिंह को आधा राज्य मिल गया, लेकिन जोधपुर का दोस्तों विभाजन नहीं हुआ। फिर भी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई, व्यापार वगैरह नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगे लगातार बढ़ने लगी। अब बात करते हैं मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष की। तो 1761 में महाराणा राज सिंह इनकी मृत्यु हो गई थी। 1761 में महाराणा राज सिंह की दोस्तों राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठे? तो हरि सिंह। लेकिन मेवाड़ में दोस्तों उनका दूसरा दावेदार था रतन सिंह। अतः इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा और दोनों दोस्तों मराठों से सहयोग चाहते थे। इस प्रकार मेवाड़ में भी दोस्तों मराठों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और मेवाड़ का विकास लगातार अवरुद्ध होने लगा। तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का योगदान पड़ा हमने। तो 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो हरि सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन इस समय दोस्तों गद्दी के दूसरे दावेदार कौन थे? रतन सिंह। अतः इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। वे दोनों ही दोस्तों मराठों से सहयोग चाहते थे। इस प्रकार मराठों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा मेवाड़ में और मेवाड़ के विकास को दोस्तों इस हस्तक्षेप ने मेवाड़ के विकास को अवरुद्ध कर दिया। इस मराठा हस्तक्षेप ने मेवाड़ के विकास को अवरुद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेज और संधियाँ, उनके द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ। तो दोस्तों आप जानते हो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता से राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में
राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अंग्रेज और उनके द्वारा की गई प्रमुख संधियां। दोस्तों आप जानते हो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता से राजस्थान में दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति ने अंग्रेजों को दोस्तों अंग्रेजों का झुकाव राजस्थान की ओर बढ़ने लगा। इस स्थिति ने अंग्रेजों को राजस्थान की ओर अपना प्रसार करने का मौका दिया। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों व प्रजा में दोस्तों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इससे इस स्थिति ने अंग्रेजों का झुकाव राजस्थान की ओर बढ़ने लगा। इसमें देखते सबसे पहले 29 सितंबर 1803 तो भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि करना स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेजों से प्रथम संधि किसके द्वारा की गई? भरतपुर के द्वारा 29 सितंबर 1803 में। आगे देखें तो 1818 तक दोस्तों सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण लगभग स्वीकार कर लिया। बात करें मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही तत्काल संधि नहीं कर सका। तो सिरोही ने अंग्रेजों से संधि कब की? 1823 ईस्वी में। 1823 में सिरोही ने दोस्तों इस संधि पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। 1817-18 की इन संधियों से दोस्तों किराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति लगभग खराब होने लगी। 1818 की इन संधियों का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? किराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। बात करें तो सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। इसका अन्य परिणाम क्या था? सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। 1818 की संधियों का परिणाम क्या रहा? स्वदेशी व्यापार, उद्योग और हस्तशिल्प ये नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया और राजस्थान में होने लगा। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश ये कहाँ होने लगा दोस्तों? राजस्थान में। वे ईसाई धर्म का प्रचार राजस्थान में करने लगे। तो इनकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर दोस्तों हमें 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आई। ये थे दोस्तों इन संधियों का परिणाम, 1818 की संधियों का परिणाम। तो 1818 की संधियों का परिणाम क्या रहा? किराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। सामंतों की प्रतिष्ठा थी उसको क्षति पहुंची। स्वदेशी व्यापार नष्ट होने लगे। उद्योग, हस्तशिल्प ये प्राय नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। ईसाई धर्म का वे प्रचार करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली हमें 1857 की क्रांति के रूप में। 1818 की संधियों का परिणाम क्या रहा? स्वदेशी व्यापार, उद्योग और हस्तशिल्प ये नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया और राजस्थान में होने लगा। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश ये कहाँ होने लगा दोस्तों? राजस्थान में। वे ईसाई धर्म का प्रचार राजस्थान में करने लगे। तो इनकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर दोस्तों हमें 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आई। ये थे दोस्तों इन संधियों का परिणाम, 1818 की संधियों का परिणाम। तो 1818 की संधियों का परिणाम क्या रहा? किराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। सामंतों की प्रतिष्ठा थी उसको क्षति पहुंची। स्वदेशी व्यापार नष्ट होने लगे। उद्योग, हस्तशिल्प ये प्राय नष्ट होने लगे।
राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। ईसाई धर्म का वे प्रचार करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली हमें 1857 की क्रांति के रूप में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली। बात करते हैं अहदनामा। अहदनामा क्या था दोस्तों? एक समझौता पत्र। अहदनामा क्या था? समझौता पत्र। नेक्स्ट देखें तो चौथ। ये चौथ क्या था दोस्तों? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। चौथ क्या था दोस्तों? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। बात करें दोस्तों खिराज की, तो खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर था। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली। बात करते हैं अहदनामा। अहदनामा क्या था दोस्तों? एक समझौता पत्र। अहदनामा क्या था? समझौता पत्र। नेक्स्ट देखें तो चौथ। ये चौथ क्या था दोस्तों? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। चौथ क्या था दोस्तों? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। बात करें दोस्तों खिराज की, तो खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर था। दोस्तों आज की क्लास थी हमारा राजस्थान क्लास 8 से संबंधित। इसके नोट्स चैप्टर 1 से संबंधित 18वीं सदी का राजस्थान। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें और आज की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा राजस्थान या 18वीं सदी का राजस्थान चैप्टर 1, इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि सारे फैक्ट दोस्तों क्लियर हो जाए और आपको लंबे समय तक याद रहे। बात करें तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। उनका प्रमुख लक्ष्य क्या था दोस्तों? उत्तर भारत। तो उन्होंने इस अभियान में सर्वप्रथम दोस्तों मालवा पर आक्रमण किया। उसके बाद गुजरात पर आक्रमण किया। दोस्तों मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसके द्वारा किया गया? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर भारत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। इसी विस्तार नीति का परिणाम था मालवा का आक्रमण, मालवा पर आक्रमण और गुजरात पर आक्रमण। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में मराठों का प्रवेश। तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश ये दोस्तों मेवाड़ प्रदेश के माध्यम से हुआ। तो ये कब हुआ दोस्तों? तो 1711 ईस्वी में। दोस्तों मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसके द्वारा किया गया? तो छत्रपति शिवाजी के द्वारा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति का प्रमुख केंद्र क्या था? तो उत्तर भारत। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई। इसी विस्तार नीति का परिणाम था मालवा का आक्रमण, मालवा पर आक्रमण और गुजरात पर आक्रमण। अब देखते हैं दोस्तों राजस्थान में मराठों का प्रवेश। तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश ये दोस्तों मेवाड़ प्रदेश के माध्यम से हुआ। तो ये कब हुआ दोस्तों? तो 1711 ईस्वी में। मराठों का राजस्थान में प्रवेश कब हुआ? 1711 में। स्थान की बात करें तो मेवाड़ प्रदेश से। नेक्स्ट देखें तो 1720 में पेशवा कौन थे दोस्तों? बाजीराव। पेशवा कौन थे 1720 में? बाजीराव। तो बाजीराव का लक्ष्य क्या था दोस्तों? मराठा ध्वज अटक से कटक तक पहुँचे। मराठा ध्वज कहाँ से कहाँ तक पहुँचे? अटक से कटक तक। मराठा उत्तर भारत में अग्रसर होने लगे। पेशवा बाजीराव 1720 ईस्वी में शासक कौन थे? पेशवा बाजीराव। इनके समय मराठा कहाँ पर अग्रसर होने लगे दोस्तों? तो उत्तर भारत में। 1726 की बात करें तो मराठा का आक्रमण था दोस्तों कोटा पर आक्रमण। मराठों के द्वारा कोटा पर आक्रमण कब किया गया? 1726 ईस्वी में। इसके बाद उन्होंने बूंदी पर आक्रमण किया 1726 ईस्वी में। तो हमने देखा मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित शिवाजी के द्वारा किया गया। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद बात करें तो मराठा शक्ति का प्रसार उत्तर भारत की ओर होने लगा। इसमें दोस्तों सर्वप्रथम मराठों ने मालवा फिर गुजरात पर आक्रमण किया। राजस्थान में मराठों के प्रवेश की बात की हमने, तो राजस्थान में मराठों का प्रवेश कब हुआ? 1711 में मेवाड़ प्रदेश से। 1720 में दोस्तों बात करें तो पेशवा कौन थे? मराठों के पेशवा
बाजीराव, उनका लक्ष्य था अटक से कटक तक मराठा शक्ति का प्रसार हो। मराठा दोस्तों इस प्रकार उत्तर भारत की ओर अग्रसर होने लगे। तो 1726 की बात करें दोस्तों, सर्वप्रथम उन्होंने कोटा पर आक्रमण किया, फिर बूंदी पर 1726 में। 1728 की बात करें तो मराठों का प्रमुख आक्रमण था दोस्तों डूंगरपुर पर। बांसवाड़े के शासकों ने भी मराठों को खिराज देना स्वीकार कर लिया। बात करें दोस्तों खिराज, तो खिराज क्या था? ये कृषि भूमि पर लगने वाला कर, ये क्या कहलाता था दोस्तों? खिराज। जबकि चौथ क्या था? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर, ये क्या कहलाता था? चौथ। साथ ही हमने देखा दोस्तों अहदनामा, ये क्या था? एक समझौता पत्र जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो बांसवाड़ा के शासकों ने भी मराठों को खिराज देना स्वीकार किया। खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर। 22 अप्रैल 1734, 22 अप्रैल 1734 की बात करें दोस्तों, तो मराठों ने बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। इस प्रकार राजस्थान की राजनीति में मराठों का हस्तक्षेप हुआ या आगमन हुआ। नेक्स्ट आता है हुरडा सम्मेलन। दोस्तों राजस्थान में मराठों के प्रवेश को रोकना इसका प्रमुख लक्ष्य था। मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना, इसके लिए हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ राजस्थान में। आयोजन स्थल की बात करें तो ये दोस्तों कब आयोजित हुआ? ये तो 17 जुलाई 1734 को। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734 में। इसका उद्देश्य क्या था? मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना, मराठा शक्ति के प्रसार को राजस्थान से रोकना हुरडा सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें सभी राजपूत राजा एकत्रित हुए। अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई दोस्तों? किनके द्वारा की गई? तो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। तो हुरडा सम्मेलन क्या था दोस्तों? मराठों की शक्ति के प्रसार को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य था। हुरडा सम्मेलन यह कब आयोजित हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। अध्यक्ष की बात करें तो हुरडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अब देखेंगे दोस्तों हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित अन्य शासक कौन कौन थे, उनमें कुछ देखेंगे महत्वपूर्ण शासक जिन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। अब देखते हैं हुरडा सम्मेलन में सम्मिलित अन्य शासक कौन थे। तो आमेर से थे दोस्तों सवाई जय सिंह, आमेर के शासक। आमेर के शासक कौन थे? सवाई जय सिंह। नेक्स्ट है जोधपुर के शासक अभय सिंह। नागौर के शासक बख्त सिंह। अब बात करते हैं कोटा के शासक, वो थे दोस्तों महाराव दुर्जन साल। तो अन्य शासक कौन थे दोस्तों? सवाई जय सिंह आमेर के शासक थे, अभय सिंह जोधपुर से, जबकि बख्त सिंह इनका संबंध दोस्तों नागौर से था। महाराव दुर्जन साल ये कोटा के शासक थे। इन्होंने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, मेवाड़ के महाराणा। अब हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 17 जुलाई 1734 को। इसका प्रमुख उद्देश्य था मराठा शक्ति के प्रसार को रोकना। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 17 जुलाई 1734। इसमें सभी शासक सम्मिलित थे, राजस्थान के सभी राजपूत शासक। तो इनमें दोस्तों बात करें तो इस सम्मेलन में अहदनामा तैयार किया गया। अहदनामा क्या होता है? एक समझौता पत्र था। इसमें यह निश्चित किया गया कि सभी शासक एकजुट होकर रहेंगे तथा शत्रु का मुकाबला मिलकर करेंगे। एक का शत्रु व मित्र, दूसरे का शत्रु और मित्र होगा, इसका प्रमुख उद्देश्य था। साथ ही इसमें निर्णय लिया गया कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एकत्रित होंगे, रामपुरा में फिर से एकत्रित होंगे सारे शासक, लेकिन बाद में शासकों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया और यह असफल रहा। नेक्स्ट देखिए राजपूतों में एकता का भाव था। इस वजह से दोस्तों हुरडा सम्मेलन यह सफल नहीं हो पाया। बात करें तो सवाई जय सिंह जो कि आमेर के शासक थे, उनकी उदासीनता की नीति ने भी दोस्तों इस समझौते या इस सम्मेलन को असफल बना दिया। इससे मराठा शक्ति का
दिन ब दिन दोस्तों मराठा शक्ति दिन ब दिन दोस्तों बढ़ने लगी। नेक्स्ट देखें तो बाजीराव ने राजस्थान की दोस्तों राजनीति या नीति के आकलन के लिए अपनी माता राधाबाई को राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेजा, जिससे कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति या राजस्थान की नीति का आकलन हो सके। तो बाजीराव की माता का नाम क्या था? राधाबाई। तो 1735 में राजस्थान की उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा। इसके जस्ट अगले वर्ष दोस्तों पेशवा बाजीराव वो भी राजस्थान के दौरे पर आए। बाजीराव ने राजस्थान की राजनीति के आकलन के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में कहा भेजा? राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर। और उसके अगले ही वर्ष दोस्तों स्वयं वे पेशवा बाजीराव खुद राजस्थान के दौरे पर आए और यहाँ से चौथ वसूल की। नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका 1734 से 1750 ईस्वी के मध्य। बात करें दोस्तों 18वीं शताब्दी की तो राजपूत शासकों ने उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष होने लगा। राजपूत शासकों में दोस्तों उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें मराठा शक्ति का राजस्थान की राजनीति में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया उन्हें। तो राजस्थान में उत्तराधिकारी युद्ध के परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति का प्रवेश राजस्थान में हुआ। राजस्थान में उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा की क्या भूमिका रही 1734 से 1750 ईस्वी में वो देखेंगे। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। तो देखते हैं जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। बात करें उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय, तो इनकी पुत्री का नाम था दोस्तों चंद्र कौर बाई। इनका विवाह सवाई जयसिंह से किया गया 1708 में। तो इस विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि चंद्र कौर बाई से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? चंद्र कौर बाई से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा, इसका प्रमुख उद्देश्य था इस विवाह का। तो चंद्र कौर बाई कौन थी? उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री। इनका विवाह किसके साथ हुआ? सवाई जयसिंह के साथ। और ये कब हुआ दोस्तों? 1708 में। इस विवाह का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि चंद्र कौर बाई से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई और फिर चंद्र कौर बाई से उनका एक पुत्र पैदा हुआ। उनका नाम क्या था? माधो सिंह। जबकि जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। तो इन दो जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? ईश्वर सिंह। जबकि चंद्र कौर बाई का पुत्र कौन था दोस्तों? माधो सिंह। तो दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। माधो सिंह ने मामा महाराणा जगत सिंह सेकंड या जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से ईश्वर सिंह को चुनौती दी। बात करें मराठों की तो मराठों ने दोस्तों माधो सिंह का पक्ष लिया और इन दोनों के मध्य युद्ध लड़े गए जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध। मराठा सरदार जो कि मल्हार राव होलकर थे, उन्होंने माधो सिंह का पक्ष लिया। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध ये किन किन के मध्य हुआ? तो ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। अंत में दोस्तों ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली और माधो सिंह मराठा सहयोग से जयपुर के शासक बने। इस प्रकार माधो सिंह ये मराठा सहयोग से जयपुर के शासक बने। यह था दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठों की भूमिका। जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों की भूमिका। तो दोस्तों इसमें हमने देखा कि उदयपुर के महाराणा ये कौन थे? अमर सिंह द्वितीय। इनकी पुत्री का नाम था चंद्र कौर बाई। उनका विवाह सवाई जयसिंह से 1708 ईस्वी में हुआ। शर्त यह थी इस विवाह की कि चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्री जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसमें दोस्तों जयसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था ईश्वर सिंह, जबकि चंद्र कुंवर बाई का पुत्र कौन था? माधो सिंह। इन दोनों में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। मराठों ने दोस्तों किसका सहयोग दिया, किसका साथ दिया? माधो सिंह का।
माधो सिंह के सहयोग से ही मल्हारराव होलकर मराठा सरदार कौन थे उस समय? मराठा सरदार कौन थे? मल्हारराव होलकर। इन्होंने माधो सिंह का सहयोग किया या साथ दिया, उनका पक्ष लिया। राजमहल का युद्ध और बगरू का युद्ध लड़ा गया ईश्वर सिंह और माधो सिंह के मध्य। ईश्वर सिंह इन्होंने बाद में आत्महत्या कर ली और माधो सिंह ये मराठा सहयोग से जयपुर के शासक बने। ये था दोस्तों जयपुर उत्तराधिकारी संघर्ष, जयपुर का उत्तराधिकारी संघर्ष और मराठों का योगदान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष। जयपुर की बात ही, जोधपुर की राजनीति में भी मराठों ने हस्तक्षेप किया। जोधपुर में भी दोस्तों राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया। पेशवा और सिंधिया और होलकर इन्होंने जोधपुर राजनीति में हस्तक्षेप किया। बाद में बात करें जयपुर की बात ही दोस्तों, जोधपुर की राजनीति में भी मराठों का हस्तक्षेप होने लगा। जोधपुर में भी राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हो गया था। इसमें पेशवा, सिंधिया और होलकर इन्होंने हस्तक्षेप किया। राम सिंह को आधा राज्य तो मिल गया इसमें दोस्तों, राम सिंह को आधा राज्य मिल गया, लेकिन बात करें जोधपुर की तो जोधपुर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, व्यापार वगैरह नष्ट हो गए। कृषि की बात करें वो बर्बाद हो चुकी थी। मराठों की मांगे लगातार बढ़ने लगी। तो जोधपुर उत्तराधिकारी संघर्ष किन किन शासकों के मध्य था? राम सिंह और भक्त सिंह के मध्य। इसमें राम सिंह को आधा राज्य मिल गया, लेकिन जोधपुर का दोस्तों विभाजन नहीं हुआ। फिर भी आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गई, व्यापार वगैरह नष्ट हो गए, कृषि बर्बाद हो गई, मराठों की मांगे लगातार बढ़ने लगी। अब बात करते हैं मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष की। तो 1761 में महाराणा राज सिंह इनकी मृत्यु हो गई थी। 1761 में महाराणा राज सिंह की दोस्तों, राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों मेवाड़ की गद्दी पर कौन बैठे? तो हरि सिंह। लेकिन मेवाड़ में दोस्तों उनका दूसरा दावेदार था रतन सिंह। अतः इन दोनों में संघर्ष उत्पन्न होने लगा और दोनों दोस्तों मराठों से सहयोग चाहते थे। इस प्रकार मेवाड़ में भी दोस्तों मराठों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा और मेवाड़ का विकास लगातार अवरुद्ध होने लगा। तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का योगदान पड़ा हमने। तो 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो हरि सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन इस समय दोस्तों गद्दी के दूसरे दावेदार कौन थे? रतन सिंह। अतः इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। वे दोनों ही दोस्तों मराठों से सहयोग चाहते थे। इस प्रकार मराठों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा मेवाड़ में। तो मेवाड़ के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठों का योगदान पड़ा हमने। तो 1761 में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। तो हरि सिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाया गया। लेकिन इस समय दोस्तों गद्दी के दूसरे दावेदार कौन थे? रतन सिंह। अतः इन दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो गया। वे दोनों ही दोस्तों मराठों से सहयोग चाहते थे। इस प्रकार मराठों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा मेवाड़ में और मेवाड़ के विकास को दोस्तों, इस मराठा हस्तक्षेप ने मेवाड़ के विकास को अवरुद्ध कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेज और संधियाँ, उनके द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ। तो दोस्तों आप जानते हो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता से राजपूत शासकों, सामंतों और प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। अंग्रेज और उनके द्वारा की गई प्रमुख संधियाँ। दोस्तों आप जानते हो मुगल साम्राज्य के पतन और मराठों द्वारा फैलाई गई अराजकता से राजस्थान में दोस्तों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था फैल गई। इस स्थिति ने अंग्रेजों को दोस्तों, अंग्रेजों का झुकाव राजस्थान की ओर बढ़ने लगा। इस स्थिति ने अंग्रेजों को राजस्थान की ओर अपना प्रसार करने का मौका दिया। मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों
वह प्रजा में दोस्तों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। इससे इस स्थिति ने अंग्रेजों का झुकाव राजस्थान की ओर बढ़ने लगा। इसमें देखते हैं सबसे पहले 29 सितंबर 1803 तो भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि करना स्वीकार कर लिया। तो अंग्रेजों से प्रथम संधि किसके द्वारा की गई? भरतपुर के द्वारा 29 सितंबर 1803 में। आगे देखें तो 1818 तक दोस्तों सिरोही राज्य को छोड़कर सभी राज्यों ने कंपनी का संरक्षण लगभग स्वीकार कर लिया। बात करें मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही तत्काल संधि नहीं कर सका। तो सिरोही ने अंग्रेजों से संधि कब की? 1823 ईस्वी में। 1823 में सिरोही ने दोस्तों इस संधि पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार संपूर्ण राजस्थान अब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया था। 1817-18 की इन संधियों से दोस्तों खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति लगभग खराब होने लगी। 1818 की इन संधियों का परिणाम क्या हुआ दोस्तों? खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। बात करें तो सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। इसका अन्य परिणाम क्या था? सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। 1818 की संधियों का परिणाम क्या रहा? स्वदेशी व्यापार, उद्योग और हस्तशिल्प ये नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया और राजस्थान में होने लगा। ईसाई मिशनरियों का प्रवेश ये कहाँ होने लगा दोस्तों? राजस्थान में। वे ईसाई धर्म का प्रचार राजस्थान में करने लगे। तो इनकी जनसाधारण में तीव्र प्रतिक्रिया हुई, जो आगे चलकर दोस्तों हमें 1857 की क्रांति के रूप में हमारे सामने आई। ये थे दोस्तों इन संधियों का परिणाम, 1818 की संधियों का परिणाम। तो 1818 की संधियों का परिणाम क्या रहा? खिराज से देशी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेजों को राजस्थान के शासन में हस्तक्षेप का अवसर मिल गया। सामंतों की प्रतिष्ठा थी उसको क्षति पहुंची। स्वदेशी व्यापार नष्ट होने लगे। उद्योग, हस्तशिल्प ये प्राय नष्ट होने लगे। राजस्थान में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया। ईसाई धर्म का वे प्रचार करने लगे। इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिली हमें 1857 की क्रांति के रूप में। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली। बात करते हैं अहदनामा। अहदनामा क्या था दोस्तों? एक समझौता पत्र। अहदनामा क्या था? समझौता पत्र। नेक्स्ट देखें तो चौथ। ये चौथ क्या था दोस्तों? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। चौथ क्या था दोस्तों? मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर। बात करें दोस्तों खिराज की, तो खिराज क्या था? कृषि भूमि पर लगने वाला एक कर था। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है हुडा सम्मेलन ये कब आयोजित हुआ? इसका आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता ये किसके द्वारा की गई? दोस्तों आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसके द्वारा संगठित किया गया? इसका राइट आंसर कमेंट करें। जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।